अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिन हो गए लेक्चर को लिए हुए एक, तो मैंने सोचा एक उस पर बना देते हैं। इट्स नॉट इतना लेक्चरिश नहीं है ये, जितना ये क्लिनिकल काम आपको देगा। मैंने कहा काफ़ी सारे केसेस हो गए हैं, तो एक यूज़फुल एक और भी टाइप ऑफ कंटेंट होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत दफ़ा होता है, अगर आप डेंटिस्ट हैं या डेंटल स्टूडेंट हैं या इंसान हैं, तो इसका मतलब आपने कभी ये कंसल्टेशन हो सकता है कराई हो डेंटल इम्प्लांट के लिए, अपने घर वालों को लेके गए हो, या आपने किसी सीनियर को भेज दिया हो अपना एक्सरे, या आप पेशेंट नहीं हो और आप डेंटिस्ट हो और आपको कोई भेजे कि यार ये रहा मेरा एक्सरे, तस्वीर वो भेज रहा है आपको, व्हाट्सएप कर रहा है या डीएम कर रहा है और कह रहा है कि इस पर इम्प्लांट लग जाएगा। इसका क्या मतलब है इसका? हाँ लग जाएगा, फिर आप उसी में फ़ोटोशॉप में जाएं, इम्प्लांट बनाएं, उसको वापस भेज दें, लग गया। अच्छा आप मुंह की बात कर रहे हैं? अच्छा मुंह में नहीं, मुंह मुझे तो पहले चेक करना पड़ेगा ना। अगर आपने एक्सरे के अंदर लगाना है तो ठीक है, मैं लगा के दे दूंगा उसी वक्त, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, मैं आपको फ़ोन पे बना के इम्प्लांट आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर लगाना है तो इतनी सिंपल जो है ना, इतना सवाल नहीं है। देयर हैज़ टू बी सम रैशनल, देयर हैज़ टू बी अ हिस्ट्री, देयर हैज़ टू बी अ मेजरमेंट ऑफ सॉर्ट्स, एंड देन यू कैन इवेलुएट। और फिर आप पेशेंट को भी देखेंगे, तो इस सब कुछ चीज़ों के बाद हम बता सकते हैं कि क्या आपके इम्प्लांट लग सकता है या नहीं लग सकता। इम्प्लांट है बहुत ज़बरदस्त चीज़, बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान। हाँ अगर बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कंट्रोल में हों। टेस्ला बहुत अच्छी गाड़ी है, टॉप इलेक्ट्रिक कार इन द वर्ल्ड है, मानता हूँ, कराची के लिए नहीं है, समझ आए क्या कह रहा हूँ। वो बहुत लो है, अगले स्पीड ब्रेकर के अंदर ही वो पड़ी भी होगी। हम इलॉन को टैग कर रहे होंगे, हे इलॉन आई एम इन चुरंगी, माई टेस्ला इज़ नॉट स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ सप्लायर ही नहीं है आपके पास, उसका डिस्ट्रीब्यूटर। एनी वेज, सो नाउ यू गेट माई पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि पेशेंट आपके पास आया है तो आप क्या सवाल पूछेंगे कि ये मैं क्या पूछता हूँ, देखता हूँ उससे पहले कि मैं बोलूँ कि जी हाँ आपके इम्प्लांट लग सकता है। इम्प्लांट किलो के हिसाब से नहीं होते, तो वी हैव टू टेक इट ऑन अ केस टू केस बेसिस। पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज़ पैसा नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं ना कि और या खाली जगह, वो कोई भी जा रहा हो कहीं ऐसी देखा ओ खाली जगह, बस हार्ट बीट आपकी थोड़ी सी तेज़ हो गई कि अब इंशाल्लाह ये आ जाएगा और इसको हम कर लेंगे। तो आपने घर वालों को कॉल वॉल मिला दिया, आज मेरी तरफ से खाना है, और आपने हो गया बस। उसका आपने देखा वेटिंग एरिया में दांत एक मिसिंग है, कोई इसी के लिए आया होगा। लेकिन आपका जो है ना वो ऑर्डर अभी ना करें, वो कैंसिल ही रखें। कुछ भी करने से पहले दो चीज़ें आपने करनी है। पहला, पेशेंट बैठा आपके पास, आपने पहले हिस्ट्री, पेशेंट साइकोलॉजिकली स्टेबल है, कोई मसला तो नहीं है। बार बार ये तो नहीं पूछ रहा कि मेरी फीलिंग यहाँ लगी हुई है क्या, वो मरने के बाद मैंने निकलवानी है, या ये तो बाहर किसी और की फॉरेन बॉडी इसमें लगी हुई है। इस किस्म के सवाल ना दे आर पुशिंग यू अवे फॉर इम्प्लांट्स, क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं है साइकोलॉजिकली किसी भी रीज़न की वजह से, या कोई बैड ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, उसको कोई फोबिया है, तो अगर वो बार बार फिलिंग का पूछ रहा है आपसे कि ये फिलिंग जो है मुझे निकलवानी है, किसी और कोई और बॉडी है, फॉरेन बॉडी मुझे नहीं चाहिए, जैसा आया हूँ मैं चाहता हूँ वैसे ही जाऊँ, ये इम्पेशेंट नहीं है इम्प्लांट का, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम इम्प्लांट नहीं लगाते, वो इसलिए भी नहीं, वो इससे नहीं लगाते क्योंकि अगर वो लगा देंगे तो वो निकल आएगा इम्प्लांट, जिसके अंदर 2-3 है। बाद में लंबी वीडियो इस पर बना दूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो 2-3 ये हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ ना हो। कंट्रोल्ड हो तो वो जैसे मैं हूँ वैसा नॉर्मल पेशेंट है, कोई भी है, करते हैं। कुछ लोग हैं थोड़े एडवेंचरस हो आते हैं, एक आधे आर्टिकल भी है कि नहीं अगर डायबिटीज़ हो तब भी आप कर लें। आई वुड नॉट सजेस्ट कि यू डू दैट। अगर हाई और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा, दांत अपने गिर रहे हैं, गम सूजे हुए हैं, आप बीच में इम्प्लांट लगा रहे हैं। स्मोकिंग से आपके सर्वाइवल रेट जो है वो इम्प्लांट चल जाएगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना पेशेंट हु इज़ अ नॉन स्मोकर। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि बिसफॉस्फोनेट्स। बहुत सारी फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 45, आफ्टर मेनोपॉज, दे हैव बिसफॉस्फोनेट्स। बोन स्ट्रॉन्ग मैं स्ट्रॉन्ग, सुने ना आपने, वो यही है। इतना खुले नहीं बताते वो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपकी बोन बन नहीं रही, इतनी कम हो रही है, ठीक है। तो आप बिसफॉस्फोनेट्स दवाइयाँ खाते हैं ताकि बोन जो कम हो रही है वो भी ना कम हो, रिजॉल्व ना हो इतनी, ओके। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब आप इम्प्लांट लगाते हैं, तो चाहे किसी ने भी लगाया हो इम्प्लांट, ब्रायन मार्क जिस बंदे ने इजाद किया था इम्प्लांट, वो भी इम्प्लांट लगा रहा हो, छोड़े मुझे या किसी स्पेशलिस्ट को भी, टॉप बंदा दुनिया का इम्प्लांट लगा रहा हो, जब वो इम्प्लांट लगाता है हड्डी के अंदर, बेस्ट प्रोसीजर के तहत भी पहले जो है महीना जो है उसमें बोन लॉस होता है, फिर नई बोन बनती है इम्प्लांट के इर्द गिर्द। आसान तरीके में आपको बता रहा हूँ, आसान, ठीक है। तो वो बोन लॉस का मतलब है कि जो आपने इम्प्लांट डाला है, इम्प्लांट इर्द गिर्द इमीजिएटली जो हड्डी है, चाहे वो लेट से 0.005 मिलीमीटर की हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
वो अगर फ्राई हुई हुई है और वो रिप्लेस होगी, पहले रिजॉल्व होगी और फिर नई बनेगी उस जगह पे इम्प्लांट के इर्द गिर्द, वो तो होगी नहीं रिजॉल्व, क्योंकि पेशेंट तो बिस्फॉस्फोनेट खा रहा है। तो 2 महीने बाद जब पेशेंट आएगा, वैसे ही जैसे इम्प्लांट आपने लगाया था मैकेनिकल रिटेंशन से, वो वैसे ही लगा हुआ होगा। आप ऐसे ही उसके ऊपर लगाएंगे हीलिंग ऑइंटमेंट, वो घूम जाएगा। आप यार सब कुछ तो ठीक था, कुछ फीलिंग में कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। वो ये है क्योंकि वो रिजॉल्व ही नहीं हुई हड्डी। तो यू नीड बोन रीमॉडलिंग, अब यू नीड बोन रिजॉर्प्शन फर्स्ट एंड देन बोन फॉर्मेशन। सो ये कुछ चीज़ें, इसके बाद अब आप शुरू होंगे कि वो पेशेंट आया हुआ है दांत लगाने के लिए, तो अब वो वाली चीज़ देख करेंगे। तो पहली चीज़ मैं क्या देखता हूँ, पेशेंट आया, पेशेंट को बैठाऊंगा चेयर के ऊपर, और पेशेंट किस लिए आया, पेशेंट इम्प्लांट के लिए आया। गलत, दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, दैट इज़ वेयर एवरीबडी इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेयर आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट। इम्प्लांट लग रहा है, अच्छा कट लगेगा सबसे पहले, ड्रिल होगा, पेशेंट भी यही सोच रहा है, आप भी यही सोच रहे हैं, सब ये सोच रहे हैं। प्रोस्टोडोंटिस्ट बैठा हुआ यूँ करके चुप करके पीछे। पेशेंट आया है दांत लगवाने के लिए, पेशेंट आया है क्राउन लगाने के लिए, पेशेंट आया है ब्रिज लगाने के लिए, पेशेंट किसी भी चीज़ के लिए आया है, प्रोस्थीसिस के लिए आया है, ठीक है, खाली जगह को पुर करने के लिए आया, हड्डी को पुर करने के लिए नहीं आया। उसने खाना खाना है या उसका कोई दांत मिसिंग है तो वो गंदा लग रहा है, राइट। तो पेशेंट आया क्राउन के लिए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्राउन की जगह है या नहीं है। हम इतना हर वक्त एक्सरे में देखते रहते हैं, नहीं मैंने एक्सरे नहीं देखा, मैंने सीटी स्कैन भी देखा, डॉक्टर साहब की वीडियो देखी तो उसके अंदर मैंने सीटी स्कैन भी देखा। तो हड्डी देखी है ना, पहले ये देखना है कि उसके अंदर क्राउन की जगह है या नहीं है। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि पेशेंट का दांत निकाल लिया गया होता है वहाँ से, तो आपको पता है सुपर एरप्शन होती है, तो ऊपर वाला दांत नीचे आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये केस नज़र आ रहा है आपको। इसमें अगर आप सिर्फ एक्सरे को देखें, जहाज़ फिट कर दूंगा इसके अंदर, मैं खुद बैठ जाऊँगा, जब खाना मुझे बता देगा मैं यहाँ बैठा हूँगा। लेकिन अगर इसके अंदर हमने क्राउन लगाना है जिसके लिए वो आया है, कोई जगह नहीं है, तो इम्प्लांट लगा दूंगा। और फिर जब 2 महीने बाद पेशेंट आएगा कि आप जो है ना वो इस पर आप डॉक्टर साहब वो लगा देते हैं क्राउन, नहीं क्राउन थोड़ी लग सकता है इसके अंदर, हम तो इम्प्लांट की बात की थी ना, हमने तो इम्प्लांट लगा दिया, क्राउन नहीं, हम इसके ऊपर डेंचर दे देंगे आपको। वेरी नाइस, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम जिसके लिए वो आया हम करेंगे, रिट्रैक्ट करके वाइड करके देखेंगे कि भाई क्राउन की जगह है नहीं है, क्योंकि अगर क्राउन की जगह ही नहीं है प्लान पूरा चेंज हो जाएगा। अगर क्राउन की जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ऊपर वाला दांत जो है वो आधा जो है वो शेव ऑफ होगा, उसकी रूट कनाल होगी और उस पर क्राउन रख के वो दांत ऊपर जाएगा ताकि नीचे हमें कोई जगह मिले क्राउन की। इम्प्लांट डेंटिस्ट्री ठीक है पेरियो के अंदर आता है, ठीक है, हर बंदा जो है वो यही सोचता है कि हम जो है वो लगाएंगे। जो पेरियो वाले हैं वो सोचते हैं कि किताब पढ़ के देख लें, हमारी डेफिनेशन ही यही कि इट्स एवरीथिंग बट द टूथ विच वी आर डीलिंग विद इम्प्लांट्स, तो उसके अंदर ही आता है। जो ऑपरेटिव वाला वो कहता है रिस्टोरिंग फंक्शन, वो तो मैं ही लगाऊंगा, ज़्यादातर FCP से हमारे पास ऑपरेटिव के मैं करूँगा, सब आता है। प्रोस्टोडोंटिस्ट है वो कहता है कि मेरी डेफिनेशन पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ, दैट इज़ मी। और फिर सर्जन बैठा होता चुपचाप ऐसे देख रहा होता है, हाउ क्यूट, लगाने दे सबको करने दे, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा जिसने एक्चुअली लगाना है ये, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो सर्जन होते हैं ना, यूजुअली अच्छे भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, वो थोड़े रॉ होते हैं, वो उनको आदत नहीं है इम्प्लांट्स की ज़्यादा। इम्प्लांट है छोटी जगह पे, आधा mm 1 mm, अब इसके अंदर देख रहे हैं कि यूँ टिल्ट है क्या है, वो देख रहा है भाई। मुझे कॉल आती है रात के 2 बजे, GRT है, 6 दांत निकले में और आधा मैंडिबल आगे जोड़ दें। वो बल्क चीज़ें देखता है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें देखता है और उसको ठीक करने का वो माहिर है। लेकिन जब उसको बोलते हैं ना कि इतना बड़ा काम नहीं है भाई, इतना सा स्क्रू है, इतनी सी हड्डी के अंदर यूँ करके लगाना है, इट इज़ नॉट सो स्टिमुलेटिंग एंड चैलेंजिंग, तो मज़ा नहीं आता इतना। तो वो थोड़ा ज़रा हाथ उनका ना स्ट्रॉन्ग होता है उसके चक्कर में। लेकिन प्रोस्थेटिकली ड्रिवन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री होती है, नॉट सर्जिकली ड्रिवन। जो भी लगाएगा वो सर्जरी करके ही लगाएगा, चाहे वो सर्जन हो, वो पेरियो या कोई भी हो, लेकिन लगाना क्राउन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे जो चीज़ आती है, इट्स अ प्रोस्थेटिकली ड्रिवन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 2, अब आपने देख लिया कि यार नॉट बैड, लुक्स नाइस, ठीक है। अब आप आ जाएँ जो आपको फॉरवर्ड आया था, दिखाओ एक्सरे। मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर आपने एक्सरे लेना है या CT स्कैन कराना है, क्या करना है, या PA लेना है या OPG चाहिए। तो आपको कुछ लोग मिलेंगे वो कहेंगे सर नहीं, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के लिए OPG इज़ बेंचमार्क। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आ रहा हूँ, पहले जो है ना, पहले ही नहीं बैठ जाएगा सर आपने कहा था OPG ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स मेरे पास भी होता है OPG, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अब देखना है कि इम्प्लांट की जगह है या नहीं है। पहले देख लिया क्राउन की जगह है या नहीं है, अब बात आएगी इम्प्लांट की जगह है या नहीं है।
वो 2 डायमेंशन में नहीं, वो 3 डायमेंशन में देखना है हमें। हमें जो OPG पे नज़र आता है वो है हाइट, जो हमें PA पे नज़र आता है वो है हाइट, हमें बीच वाली चीज़ नज़र नहीं आती जिसे कहते हैं विड्थ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका ये एक्सरे में नज़र आया कि ये हाइट है, डॉक्टर साहब ज़बरदस्त पेशेंट आपके इम्प्लांट लग जाएगा, क्या इतना लंबा लग जाएगा, फिक्र ही ना करें आप, बहुत जगह है, आराम से बहुत जगह है, लेकिन ये हाइट है सिर्फ। जब आप यूँ देखेंगे या पेशेंट के मुंह के अंदर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार ये तो फेदर एज रिज है, ये इतनी सी रिज हाइट है सिर्फ, इसकी विड्थ नहीं है, तो इसके अंदर कुछ लग ही नहीं सकता। इतना से इम्प्लांट कैसे, कोई कीलें थोड़ी लगा रहे हैं हम इसके अंदर, देयर हैज़ टू बी अ विड्थ, उसके बीच में आके लगेगा। तो विड्थ कितनी है यू डोंट नो एंड यू कांट नो अनलेस आप एक वो कराएं, ऑक्लूजल एक्सरे कराएं, उसमें भी आपको एक एवरेज थिकनेस आएगी, आपको चाहिए एग्जैक्ट, ताकि आप वो वाला इम्प्लांट का साइज़ ऑर्डर करेंगे और वो फिर पेशेंट के मुंह में लगाएंगे। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट चीज़ कैसे आएगी, बेंचमार्क इस CBCT, कोन बीम CT स्कैन, उसमें 3D आ जाएगा इस तरह हर एंगल से कि भाई कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, सब कुछ आ जाएगा, अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। एंड CBCT जब कराएंगे तो उसके अंदर OPG भी होता है पहले से, तो आपको एक पूरी ओवरऑल पिक्चर ही पता लग जाएगी कि मुंह के अंदर कहीं और कोई कैविटीज़ तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। एनीवेज, तो पहले आपने देख लिया क्राउन की जगह है नहीं है, दूसरा आपने क्या देखा है, हड्डी है या नहीं है, उसकी हाइट एंड विड्थ। अब आप कहेंगे सर लेकिन हमारे यहाँ तो सर OPG देख के बस लगा देते हैं उसको, हाँ उसको बस घुसाना कहते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट बच गया तो मैं हीरो, पेशेंट को कुछ हो गया अल्लाह मेरी मर्जी थी, तो ये नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, ये नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ प्रोटोकॉल फॉर डूइंग थिंग्स, ठीक है, एंड ताकि वो प्रिडिक्टेबल रहें और वो सेफ़ रहें, आप भी पेशेंट भी। अगर वो ठीक नहीं रहा ना तो फिर आप भी ठीक नहीं रहेंगे। एनीवेज, तो आपने PA किया, आपने OPG कराया तो आपको सिर्फ हाइट आई, आपने PA कराया तो भी हाइट आई, आपने CT स्कैन करा लिया मेरे कहने से। अब CT स्कैन की जो डोजेज है ना, पेशेंट अगर आपसे पूछता है कि सर अच्छा CT स्कैन डॉक्टर साहब, पहली बात तो उसको बता दें, उसको फ़ौरन ही दिमाग में आएगा कि वो जो कवर टाइम मशीन है लेटने वाली, उसमें बैठे हुए मशीन घूम रही है, वो बहुत ही फारिग होती है, वो मुझे ही बहुत डर लगता है उससे। वो आपको वो यूज़ नहीं करनी होगी, आप बैठेंगे जिस तरह OPG लेते हैं उस तरह आप मशीन के लिए खड़े होंगे सामने, और सामने से घूमेगा, सब कुछ खुला हुआ है, और आपको वो USB या CD दे देगा जो आप मुझे आके देंगे या आपके पास आके देखेंगे, और फिर आप मेजरमेंट उसके अंदर कर सकते हैं। तो पेशेंट का दिमाग इससे हट गया कि यार वो मशीन दबने वाली तो नहीं है। दूसरा, डॉक्टर साहब CT स्कैन की तो बहुत रेडिएशन होती है, हाँ रेडिएशन होती है, लेकिन फुल बॉडी वाली रेडिएशन है ना उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आप लेटते हैं सेक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। जो उसके सबसे कम है वो है CBCT मुंह का। तो बहुत सारी जो मशीन्स हैं जो अपडेटेड हो गई हैं अब, हमारे पास भी हैं यहाँ पे, उनकी जो डोजेज है, एक्सपोजर जो दे रहे हैं वो पुरानी वाली OPG की जो मशीन्स हैं उनसे भी कम डोजेज है। फुल माउथ की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बावजूद हमें पूरा मुंह तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ उस जगह सेक्शन चाहिए, तो उसकी डोजेज कोई ख़ास जो उसकी रेडिएशन है वो नहीं है। तो एक और पेशेंट को सुकून हो गया। आपको क्या फ़ायदा है, आपको 3 डायमेंशन नज़र आ जाएगा कि भाई हर तरफ से कि कोई बोन कहाँ है, कितनी है और कितनी नहीं है। अगर आपके पास किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ CT स्कैन की मशीन नहीं है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि फिर आप कैसे विड्थ जो है बोन के देख सकते हैं। ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी उसके लिए, लेकिन आपको फिर भी विड्थ देखनी है, ठीक है। सिर्फ एक रीज़न है मेरे पास, इंडिकेशन है कि मैं CBCT ना कराऊं इम्प्लांट लगाने से पहले। अगर मैंने वो दांत निकाला 2 महीने पहले और मेरे पास तस्वीरें हैं तो तब पता लग जाएगा, और नॉर्मल था, एक्सट्रैक्शन सर्जिकल नहीं थी। क्योंकि अगर मैं तो करूँगा नहीं, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप पेशेंट हैं और आप मेरे पास आए कि मैंने दांत निकलवाया कल, इम्प्लांट लगाना है, इमीडिएटली लगा दें, मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा। मुझे थोड़ी पता है कि वो पानी के बगैर 2 घंटे उसने सर्जिकल दांत निकाला है, फ्राई हो गई आपकी बोन, मुझे तो खाली जगह नज़र आ रही है, मैं उसके अंदर इम्प्लांट लगा दूँ, खुश हो गया यार इतना अच्छा इम्प्लांट लग गया फ्री में, कोई मसला ही नहीं हुआ। बोन फ्राई हुई है, बोन फेल होगा वो इम्प्लांट, फिर मेरे पास आएंगे प्रॉब्लम मेरी गलती थी कि मैं उसको सब्र करना। तो अगर मैंने निकाला है दांत तो देन आई नो कि बोन है, उसकी विड्थ कितनी है, क्योंकि मैंने पहले से डॉक्यूमेंट कर ली थी जब मैं निकाल रहा था। और दैट इज़ द ओनली इंडिकेशन जब मैं आपसे CBCT नहीं मांगूंगा, अदरवाइज़ हमेशा मांगूंगा मैं, वो मुझे नहीं पता विड्थ कितनी है। पहली बात हो गई आपकी कि क्राउन की जगह है नहीं है, दूसरी बात हो गई कि इम्प्लांट के लिए है या नहीं है, तीसरी बात और वो आखिरी बात है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ आएगी कि ओह पेरियो में तो स्केलिंग के अलावा भी कुछ होता है, पेरियो में सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अब आप देखेंगे इम्प्लांट कहाँ लग रहा है, आप चाहते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं ना यार ये इम्प्लांट सारी ज़िंदगी चलेगा, फिक्र ना करें, अगर आप साफ़ रखेंगे सारी ज़िंदगी चलेगा। हाँ, लेकिन अगर वो सफाई रखेगा तो अगर जितनी हड्डी थी आपको ऑप्टिमल चाहिए उतनी हड्डी थी, अगर उस साइज़ का इम्प्लांट लगाया जिस साइज़ का उस रीजन के लिए ज़रूरी थी,
हाँ, अगर आपने सीधा लगाया था और आपने टेढ़ा नहीं लगाया था तो कोई कैंटिलीवर नहीं था तो हाँ ज़्यादा अरसे चलेगा। आखिरी बात, लगा किस में? हड्डी में, और उसके ऊपर क्या है? जिंजवा। तो जब तक जिंजवा जो है आपका वो अटैच जिंजवा नहीं होगा, इम्प्लांट जो है वो ज़्यादा अरसा चलने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू वो वाला जगह जहाँ पे अटैच जिंजवा ज़्यादा है या है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं है, हमें तो वही देख रहे हैं ना उस वक्त से, बोन 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 है नहीं, सीटी स्कैन, बोन बोन बोन, टिश्यू कहाँ हैं? ये देखें, ये सारे जो गम्स हैं हमारे अटैच जिंजवा हैं। आप स्काई डाइविंग करते हैं, पूरा आपके लंग्स क्या आपकी सब कुछ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, सिवाय अटैच जिंजवा ये वहीं रहता है। ये स्टेबल गम है। ठीक है, तो जब स्टेबल, इसका मतलब है कुछ भी हम कर लें, खाना खाएं, स्काई डाइविंग करें, कुछ भी करूं मैं, ये मेरा जो अटैच जिंजवा है इसने मेरे दांत को रोक के रखा हुआ है, स्टेबल है। इसका मतलब यहाँ कोई जिंजबल सर्कस के अंदर को खाना नहीं फंस सकता। बात करते हुए जब मैं हिल रहा हूँ तो वो जो मेरा गम है वो अटैच्ड है दांत के साथ, तो वो नहीं हिल रहा। वरना अब अगर यही चीज़ इम्प्लांट के इर्द गिर्द हो कि मोबाइल जिंजवा किसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने खुश होके, सॉरी थर्ड ईयर हम सब कर चुके हैं, ठीक है थर्ड ईयर स्टूडेंट ने जो है ना, या हाउस होस्टर ने जो है वो दांत निकाले 3-4, और फिर ये वाला जो है ना टिश्यू जो है ऑफकोर्स वहाँ तो था नहीं, 3-4 दांत निकाले, तो उसने जो सूचर करनी थी प्रैक्टिस, मोबाइल जिंजवा है वो वहाँ से पकड़ा, वो नहीं है तो ये बस यहाँ से शर्ट पकड़ी, कुछ भी करके बस रिज के ऊपर डाल के सूचर कर दिया। सर बेहतरीन, मेरा जो है ना वो फर्स्ट सूचर केस हो गया सर, A+। और भाई बेहतरीन सूचर केस, अब आपने मोबाइल जिंजवा सॉकेट के ऊपर लेके आ गए। तो जब इम्प्लांट लगाएंगे, हड्डी को देख देख के, कि सर ने बोला था सिटी स्कैन, हड्डी लगा दिया, अब ऊपर मोबाइल जिंजवा है, तो ये इम्प्लांट का क्राउन लगा हुआ है, यहाँ अंदर इम्प्लांट है और उसके इर्द गिर्द मोबाइल जिंजवा है। जब पेशेंट हंसेगा तो ये हिलेगा, अंदर हलीम फंसेगा, बंद हो गया वापस। अब पेशेंट खाएगा, ये खुलेगा, अंदर चिप्स फंसेंगे, ये बंद होगा। पेशेंट कुछ और करेगा, अंदर खाना फंसने के चांसेस ब्रिलियंट होंगे और कोई लड़ने की ताकत है नहीं। ठीक है, सो दैट नीड्स टू बी क्लोज्ड लाइक दिस। बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर आपकी हड्डी कम हो ना, लेकिन आपका इम्प्लांट के इर्द गिर्द, लेकिन आपका अटैच जिंजवा जो 2 mm 3 mm 4 mm अच्छा खासा थिक है, तो फिर भी आपका इम्प्लांट चल जाएगा। इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती उस पर। सो एनीवेज, अगर नहीं है तो फिर आप किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएं, पेरिडोंटिस्ट को बुलाएं, या खुद सीखें जाके कोर्सेज करके कि वहाँ पर अटैच जिंजवा पैलेट या कहीं से निकाल के नीचे लगाने का कैसे हो सकता है प्रोसीजर। और आखिरी बात, आप जब सब बता देंगे, अब बताएंगे पैसे हैं या नहीं है ये इससे कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब कोई चिप्स थोड़ी बेच रही, क्या स्मॉल मीडियम लार्ज, यू डोंट नो। आप पैसे बोल देंगे कि पेशेंट के जो है 10 रुपये लग रहे हैं इम्प्लांट के, वो आ गया 10 रुपये लेके लगा दें आप, फिर आपने लगाया, आपको समझ आई कि यार इसमें तो बोन भी लगेगी, एक्सरे पे तो नज़र नहीं आ रहा। अब मैं पेशेंट को बोलूँगा, मारेगा ही कि बोन के पैसे, वैसे ही वो सोच रहा था कि 10 रुपये भी बहुत महंगे हैं इम्प्लांट के, अब मैं बोन के पैसे कहाँ दूँगा? बोन के बगैर आपको पता है इम्प्लांट बाहर आ जाएगा उस वाले केस में, तो बोन तो लगेगी आपकी, वो बोल नहीं सकते। बोन लगेगी इसका मतलब मेम्ब्रेन भी मोस्ट लाइकली लगेगी, उसकी कॉज भी अब गई। और आखिरी सब कुछ करने के बाद उसका गम जो है वो टिश्यू पेपर था, और आप उसको बोल चुके हैं कि ये तो सारी ज़िंदगी है, मेरी गारंटी है। उसकी, इंसान की कोई गारंटी खुद नहीं, आपने इम्प्लांट की दे दी है जब उसकी कोई भी चीज़ जो है वो पूरी नहीं थी। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो दैट इज़ द फर्स्ट कंसल्टेशन। जब आप पेशेंट आपसे मिलेगा तो आपने ये 4 चीज़ें देखनी है, सिर्फ खाली जगह और जिस गाड़ी से उतरा है, दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर पेशेंट टू गेट एन इम्प्लांट। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।